Chapter 8 Cell, the Unit of Life. In the previous video, we were discussing about cell wall, its composition and its structure. In this video, we will take up cytoplasm and endoplasmic reticulum. Starting with cytoplasm. ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है ये और ये दोनों की तरह एक्ट करता है, ट्रू सॉल्यूशन और क्यूबॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जब शुगर, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और क्यूबॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं जब प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी एरिया होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म के अंडर आता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और इस एरिया में ही बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक साइट हो गया जहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। और एक और चीज़ होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मेटाबॉलिक रिएक्शंस की साइट भी इसको बोलते हैं, एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। जितने भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उन सबको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जहाँ पर वो प्रेजेंट है मतलब उनकी साइट जो है उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलेंगे। डायग्राम में जो डॉटेड एरिया है वो तो हो गया साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इसको इसीलिए डिफ्रेंशिएट किया गया है क्योंकि जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है वो एक्टोप्लाज्म वाली साइड में ज़्यादा है, और जो एंडोप्लाज्म वाली साइड है वहाँ पे ट्रांसलूसेंट जेली लाइक मटेरियल थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सर्कुलर मूवमेंट भी करता है। ये मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है रोटेशनल मूवमेंट एंड सेकेंड इज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादातर प्लांट सेल्स में होता है। एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में जो आधे से ज़्यादा सेल कवर कर लेती है। तो अब सब्सटेंसेस को इक्वली पूरे सेल्स और सारे ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रोटेशनल मूवमेंट साइटोप्लाज्म का होना ज़रूरी होता है। ये मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है और सब्सटेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये मूवमेंट किया जाता है। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ ये मूवमेंट होता है। जैसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है तो लेफ्ट से राइट तक जाएगा पूरी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज पूरा मूवमेंट होगा। नेक्स्ट इज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। एनिमल सेल में वैक्यूल एक ही प्रेजेंट नहीं होता, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसमें। हर वैक्यूल के आसपास सेम जैसे प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का रोटेशन हो रहा था वैसे ही इसमें भी होगा, लेकिन इसमें यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा वैक्यूल्स हैं, इसलिए ये मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है। रोटेशनल मूवमेंट की तरह मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी सब्सटेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा मूवमेंट करता है जिससे कि जितनी भी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होती है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास बराबर पहुंच जाए इक्वल क्वांटिटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स टेक अप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। एक मेम्ब्रियस नेटवर्क प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलन ने, और ER जो टर्म है वो दी थी पॉटर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है।
जर्मिनल और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं मिलता है। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं। इन दोनों के अलावा बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ईआर प्रेजेंट होता है। ईआर का नंबर जो है वो डिपेंड करता है कि उस सेल में कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस। जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी इस सेल में उतने ही ईआर प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ईआर एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो ये तीनों ईआर के एलिमेंट्स हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्ने के बारे में। सिस्टर्ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक आउट ऑफ फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड होता है वहाँ से डेवलप होता है ईआर। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक फोल्ड निकला, फिर वहाँ से सिस्टर्ने फॉर्म हुए। तो ईआर बनाने के लिए सबसे पहले सिस्टर्ने का फॉर्मेशन होता है। सिस्टर्ने 2 तरीके के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। अगर सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएगा रफ, और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वो स्मूथ। इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 नाम निकलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो वो हो जाएगा SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये जो ER है वो अनब्रांच्ड है और इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन ब्रांचेस अलग अलग नहीं है इनकी। राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी एक प्रोटीन के साथ ही या प्रोटीन की वजह से ही अटैच्ड होते हैं। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं राइबोफोरन। ओके, सिस्टर्नी क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू वेसिकल। वेसिकल्स एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि राइबोसोम के साथ ही पढ़ा जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्लेस्ड होते हैं। वेसिकल्स सिस्टर्ने के बहुत क्लोज होता है और सिस्टर्ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत क्लोज होता है, क्योंकि हमने जैसे डायग्राम में देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड है, तो न्यूक्लियर के पास वाले एरिया में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स भी अनब्रांच्ड होते हैं, कोई ब्रांच्ड इनमें नहीं होती है। थर्ड एलिमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल रफ ईआर से बनता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब राइबोसोम वहाँ से हट जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर ये राइबोसोम झड़ जाए तो वहाँ पर ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड होते हैं, इसके पहले दोनों स्ट्रक्चर्स सिस्टर्ने और वेसिकल अनब्रांच्ड थे, लेकिन ट्यूब्यूल्स में ब्रांचेस प्रेजेंट होती है और इसकी पोजीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होती है। सिस्टर्ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सबसे पास में था, वेसिकल्स सिस्टर्ने के पास में थे, लेकिन ट्यूब्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होता है इनका स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद एक फोल्ड आ जाता है न्यूक्लियस में, और वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने बनना चालू होते हैं। सिस्टर्ने बनने के बाद वहाँ पे वेसिकल्स आती हैं। वेसिकल्स जैसे कि हमने पढ़ा राइबोसोम के साथ ही स्टडी करी जाती हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हो जाता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते वो हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड RSER रिस्पेक्टिवली। साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और स्केलेटल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड गिव्स शेप टू द सेल। तो साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अब ये तो हो गए RER और SER का स्ट्रक्चर। अब RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से अगर राइबोसोम झड़ जाए, राइबोसोम डिसअपियर हो जाए, तो एक और स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो जाता है जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ही होते हैं, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही था कि वो साइटोस्केलेटल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। साइटोस्केलेटल मीन्स साइटोप्लाज्म और एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर जो कि फ्रेमवर्क, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है सेल को। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है बाकी सेल ऑर्गेनल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सबको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट करके रखता है, और ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र करनी हो न्यूक्लियस से दूसरे सेल्स तक तो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करेगा। इसके अलावा जो राइबोसोम्स ER पे प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो हो गए, लेकिन वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी तो करना है, अपनी एक ही जगह पर नहीं रखेंगे उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वरना बाकी सेल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होंगी। इसीलिए उन प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। गोल्जी अपैरेटस और लिपिड्स तक वो प्रोटीन ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा ER और गोल्जी अपैरेटस दोनों ही सेल प्लेट फॉर्मेशन का हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल वॉल, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। उस वीडियो में मिडिल लैमेला हमने देखा था, दो सेल्स के बीच में अपेयर हो जाता है जिससे कि फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हेल्प से ही होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, गोल्जी बॉडीज में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको एंजाइम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिपिड्स जो होते हैं उसको हार्मोन्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का कन्वर्जन करने में हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होते हैं स्पेसिफिकली वो हेल्प करते हैं। Okay, so this is all about endoplasmic reticulum. In the next video, we will take up Golgi apparatus or Golgi body or Golgi complex.